Welcome to Rizvi's गुड आफ्टरनून क्लास। आज के लेक्चर में इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स में जो हम टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है एडवांटेजेस ऑफ रोबोट, डिसएडवांटेजेस ऑफ रोबोट एंड एरिया ऑफ रोबोट। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जितना भी स्टडी किया रोबोट के बारे में, तो उसके बिहाफ पर एडवांटेजेस को डिस्कस करने में बहुत कोई चैलेंज नहीं है। दे आर ह्यूज एडवांटेजेस ऑफ रोबोट। कई सारे आपके एस्पेक्ट्स हैं, कई सारे एरिया हैं जहाँ पर डिफरेंट पर्पस के लिए रोबोट को यूज किया जा रहा है। तो हर एक पर्पस में रोबोट का अपना एक एडवांटेज है, हर फील्ड में रोबोट का अपना एक एडवांटेज है। लेट्स डिस्कस सम क्राइटेरिया। इन इंडस्ट्रीज build things like car, electronics and homemade appliances या home appliances etc. इसमें भी रोबोट के बहुत अच्छे एडवांटेजेस हैं कि रोबोट की हेल्प से ही इंडस्ट्रियल वर्क, जितने भी कॉम्प्लिकेटेड वर्क होते हैं या इंडस्ट्रियल चैलेंजेस होते हैं, वो काफ़ी ईज हो गए, उसमें काफ़ी हेल्प मिली। नए डिज़ाइन हो गए व्हीकल्स के, या फिर पुराने डिज़ाइनों का मॉडिफिकेशन हो गया। तो जो भी हैवी पार्ट्स या इंडस्ट्री में एक जगह से दूसरे जगह पे किसी हैवी वर्क को करना या हैवी पार्ट्स को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाना, ये काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि रोबोट की हेल्प से बहुत ही इजी हो गए, जिसकी वजह से रोबोट के एडवांटेजेस इंडस्ट्रियल पर्पस में काफ़ी ज़्यादा हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियर साइंस, सी एक्सप्लोरेशन, सर्विसिंग ऑफ ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिक सिग्नल, डिजाइनिंग ऑफ बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। दीज आर द एरियाज जहाँ पे रोबोट के मैक्सिमम एडवांटेजेस आपको देखने को मिलते हैं। न्यूक्लियर साइंस यानी कि जहाँ पे आप देख सकते हो कि न्यूक्लियस से रिलेटेड या न्यूक्लियस जो आपका रिलेटेड टास्क होता है वो एक तरह से डेंजरस टास्क होता है, जहाँ पे नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन से कोई एटम जो है वो बनता है। जैसे कि यूरेनियम है, यूरेनियम की बॉम्बिंग की जाती है और उसके बाद जो भी एनवायरनमेंट क्रिएट होता है उस टाइम पे वो इतना हैजार्डियस होता है कि वहाँ किसी ह्यूमन बीइंग का सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उस एरिया में रोबोट को इंट्रोड्यूस कराने से काफ़ी एक तरीके से गुडनेस मिली है या काफ़ी आप कह सकते हो एडवांसमेंट मिली है, इस फील्ड को एक्सप्लोर किया जा सका है। नेक्स्ट है सी एक्सप्लोरेशन, कि बड़े बड़े समुद्रों में, महासागरों में आपको देखने को मिलता है कि आए दिन न्यूज़ में सुनने को मिलता है कि आज समुद्र में से ये चीज़ मिली या उस दिन ये चीज़ मिली। तो ये जो सी को एक्सप्लोर करना है, ये किसी ह्यूमन बीइंग के लिए तो पॉसिबल नहीं है कि इतने बड़े बड़े महासागरों को एक्सप्लोर किया जाए और उसके नीचे से क्या क्या खान है या गैस मिल सकती है या ऑयल मिल सकता है या फिर किसी भी तरीके का कोई एरा वहाँ पे है या फिर कुछ भी पुरानी चीज़ें हैं या जो जलीय जंतु हैं डिफरेंट टाइप्स के। तो वो सारी चीज़ों का पता लगाना, पूरे महासागर को स्टडी कर लेना, ये ह्यूमन के बस की बात नहीं है। तो वहाँ पे जब इंट्रोड्यूस किया गया है रोबोट को, तो वहाँ उस फील्ड को भी एक तरीके से एक्सपेंशन मिला है, उस फील्ड को भी एक तरीके से प्रमोशन मिल गया है। सर्विसिंग ऑफ ट्रांसमिशन और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, डिजाइनिंग ऑफ बायोमेडिकल। सर्विसिंग ऑफ ट्रांसमिशन, तो ट्रांसमिशन एक ऐसा क्राइटेरिया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, या एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे हमेशा बिजली से रिलेटेड चीजें होती रहती है। तो कभी भी पावर का फ्लक्चुएशन जो होता है, तो उस फील्ड में जो अगर आप किसी ह्यूमन को इंट्रोड्यूस करते हैं या वहाँ पे कोई ह्यूमन काम कर रहा होता है, तो काफी सारे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं, जबकि रोबोट के केस में ऐसा नहीं है, किसी भी तरीके की जान का खतरा नहीं होता है। तो अगर हम रोबोट को इस ट्रांसमिशन लाइन में हमने इंट्रोड्यूस किया है, तो इस ट्रांसमिशन लाइन वाले सेगमेंट में भी, इस एस्पेक्ट्स में भी एक तरीके से प्लस पॉइंट ही देखने को मिले हैं, जो कि रोबोट बिना थके बिना रुके आराम से सारे टाइम तक काम कर सकता है और ट्रांसमिशन लाइन की गंभीरता को और उसके डेंजरसिटी को चैलेंज करते हुए अपने टास्क को परफॉर्म कर सकता है। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की स्टडी करना और उनको जो है हेल्प करना कि सिग्नल वीक है या अच्छा है और किस काम के लिए पूरा पड़ेगा या कितनी और चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, ये भी रोबोट की हेल्प से काफ़ी हेल्पफुल रहा है। बायोमेडिकल इंडस्ट्री में तो रोबोट के बहुत ही एप्लीकेशंस देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे
चीज़ें बढ़ती जा रही है, या जैसे जैसे इंडस्ट्री तरक्की कर रही है या मेडिकल साइंस तरक्की कर रहा है, वहाँ पे एडवांसमेंट होती जा रही है, तो नए नए चैलेंजेस, नई नई बीमारियों के लिए नए नए तरीके के इक्विपमेंट्स डेवलपमेंट हो गया या फिर ऑपरेशंस हो गए, तो उनको हैंडल करने के लिए, हर तरीके के डिफिकल्ट टास्क को करने के लिए रोबोट पूरी तरीके से सक्षम है। आज के टाइम में इतना एडवांसमेंट हो चुका है एआई टेक्निक्स के थ्रू कि आपकी आज की एज को स्टडी करते हुए, आपकी आज की बॉडी की फिटनेस को स्टडी करते हुए, आज से 5 साल के बाद आपके साथ क्या होने वाला है, वो चीज़ें वो सारी एनालिसिस करके बता पाना पॉसिबल हो पाया है। यानी कि आज की कोई इंसान पूरी तरीके से स्वस्थ है, तो 5 साल बाद अगर आपकी कोई बीमारी होने वाली है, तो उस चीज़ को, उन सेल्स को स्टडी करके आपको आज ही उसका रिजल्ट बता दिया जाएगा, सो दैट यू कैन प्रिकॉट योर सेल्फ, और आप उन चीज़ों को अवॉइड कर सकें जिससे कि आपको आगे कुछ खतरा है। कैंसर जो आज के टाइम में सबसे बड़ी बीमारी मानी जाती है, जो कि ना इलाज मानी जाती है, तो उसको भी, उसका इलाज कर पाना, और आगे किसी इंसान को आज से कुछ समय बाद कैंसर सेल्स डेवलप होने वाली है, ये सारी चीज़ों का पता लगाने में भी हेल्प मिली है एआई के थ्रू। और एआई ने जब रोबोट के साथ हैंडशेक किया, तो उसमें भी उसका एक बेनिफिट आपको देखने को मिला है। नेक्स्ट है मिलिट्री और एग्रीकल्चर की फील्ड में भी रोबोट को इंट्रोड्यूस करा के आप किसी भी तरीके का काम आप करा सकते हैं, तो उसमें भी हेल्प किया है रोबोट ने। रोबोट नीड नो एनवायरमेंट कंफर्ट, रोबोट को किसी भी तरीके का कंफर्ट जोन नहीं चाहिए काम करने के लिए, कि हमें गर्मी लग रही है, हमें पंखे की या एसी की हवा चाहिए, या लाइट चाहिए, या भूख लग रही है, ऐसा कोई भी एनवायरमेंट नहीं चाहिए। तो जिससे क्या होता है, टाइम सेविंग होती है, रोबोट रिपीटेटिव टास्क करने के लिए कैपेबल होते हैं, बोर नहीं होते हैं। तो रोबोट को किसी भी तरीके का कंफर्ट जोन नहीं चाहिए। मोर कैपेबिलिटीज, सॉरी, एज कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग, रोबोट्स आर मोर कैपेबल टू वर्क विद एनी काइंड ऑफ एनवायरमेंट. So these are the some advantages of robot. Now we are going to discuss the disadvantages of. So class, डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ रोबोट। आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ की जितनी ज़्यादा एडवांटेजेस होती है, जितना ज़्यादा यूजफुल होगा वो, तो उतना ही उसके डिसएडवांटेजेस भी कुछ ना कुछ निकल के आएंगे। रोबोट जो कि हर एरिया में, हर एस्पेक्ट पे खरा उतरता है, तो उसके भी कुछ अपने डिसएडवांटेज हैं। पहला डिसएडवांटेज है कि रोबोट की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, या रोबोट की मेंटेनेंस और रिपेयर की कॉस्ट होती है, तो वो बहुत ज़्यादा होती है। हर किसी के लिए ये कैपेबल नहीं होता, हर कोई, कि रोबोट आपका रोबोट के थ्रू काम कराए। रोबोट की कॉस्ट हाई होने की वजह से ये एक बड़ा डिसएडवांटेजेस है कि रोबोट का आप यूज करने के लिए हर कोई सक्षम नहीं है। Many of techniques have now been developed for automation yet, कि आप ये भी जानते हैं कि अभी भी रोबोट का जो एक एरिया है वो एक लिमिटेड एरिया है। कई सारी ऐसे टेक्निक्स हैं जो भी डेवलप ही नहीं की गई है जिससे कि फुल्ली आपका ऑटोमेशन हो सके। कहीं ना कहीं पे ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट है ही उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, उसको कमांड करने के लिए। तो कई सारी टेक्निक्स अभी भी डेवलप होना बाकी है, जिसकी वजह से रोबोट क्या है, एक लिमिटेड एप्लीकेशन के लिए, लिमिटेड फंक्शंस के लिए ही यूज किए जा सकते हैं। तो रोबोट सिस्टम एंड रोबोट्स आर लिमिटेड टू देयर फंक्शंस और यूजेस। रिक्वायर्ड मेंटेनेंस विच इज अगेन कॉस्टली। जो भी आप रोबोट का वर्क कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाना है, या फिर किसी भी तरीके की अगर उसमें खराबी हो जाती है, या प्रोग्रामिंग डिफॉल्ट हो जाता है, तो उसकी मेंटेनेंस की जो कॉस्ट आती है वो भी उतनी ही हाई होती है। तो वो भी एक बड़ा डिसएडवांटेजेस है। रोबोट के एप्लीकेशन से, उसके इंट्रोडक्शन से, हर जगह में उसके इंट्रोडक्शन से लोगों ने अपनी जॉब खो दी। क्यों? क्योंकि लोगों को काम करने के लिए एक लिमिटेड टाइम पीरियड चाहिए, एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, और उनको उसी 8 घंटे की जॉब चाहिए। 8 घंटे की जॉब में भी ब्रेक चाहिए, जबकि रोबोट को इंट्रोड्यूस कराने पर उसे किसी भी तरीके का ब्रेक नहीं चाहिए, किसी भी तरीके का कंफर्ट जोन नहीं चाहिए। तो जिसकी वजह से ज्यादातर लोग जब रोबोट को प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग, तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हो रहा है, लोगों ने अपनी जॉब खो दी है। नेक्स्ट है डेंजरस फॉर ह्यूमन बींग्स। जितना ज्यादा आपके लिए वो हेल्पफुल है, उतना ही ज्यादा ह्यूमन बींग्स के लिए डेंजरस भी है। और इसके साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी नहीं होने की वजह से भी रोबोट का एक बड़ा डिसएडवांटेजेस ये है कि अगर कभी कोई चीज खराब हो रही है, तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं, रोबोट आपके कमांड पे वर्क कर देगा वैसा।
तो वो भी एक डिसएडवांटेज है। तो क्लास नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एरिया ऑफ रोबोट। एरिया ऑफ रोबोट मतलब कि रोबोट को कहाँ कहाँ पे किस किस टास्क के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। एरिया ऑफ रोबोटिक्स में हम ये ही डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो रोबोट है वो रिपीटेटिव काम कर सकता है। तो अगर हम रिपीट टास्क बार बार देते हैं, रिपीटेड टास्क करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए देते हैं, तो कोई भी ह्यूमन बीइंग होगा वो बोर हो जाएगा उस काम को करते करते। लेकिन रोबोट के साथ ऐसा नहीं है। तो रोबोट क्या कर सकता है, रिपीटेटिव टास्क जितने भी होते हैं उसको आराम से कर सकता है। इसके साथ ही साथ रोबोट किसी भी डेंजरस एनवायरनमेंट में, हैजार्डियस एनवायरनमेंट में, किसी भी ऑब्स्टिकल से फुल ऑफ एनवायरनमेंट में काम कर सकता है। तो रोबोट कैन बी वर्क इन डेंजरस एनवायरनमेंट और डेंजरस से डेंजरस टास्क को भी परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट है, रोबोट हर उस काम को कर सकता है जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए प्रैक्टिकली बिल्कुल इम्पॉसिबल हो या चैलेंजेस भरे हुए हो। तो रोबोट कैन वर्क विद इम्पॉसिबल टास्क। फिर रोबोट असिस्टिंग द फिजिकली चैलेंज्ड पीपल ऑल्सो। जितने भी मतलब हैंडीकैप पीपल हैं उनको असिस्ट करने का काम रोबोट बहुत आसानी से कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो उठकर अपना हर एक काम नहीं कर सकते हैं, उनको हर एक काम करने के लिए थोड़ी डिफिकल्टी होती है। तो रोबोट अगर उनके जीवन में इंट्रोड्यूस किया जाए तो वो उनको बहुत अच्छे से असिस्ट कर सकता है, उनका हर एक काम, उनके हर एक चैलेंजेस को फुलफिल कर सकता है। रोबोट का यूज हम स्पेस एरिया में करते हैं। तो जो स्पेस रोबोट होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं स्पेस के टास्क को करने के लिए। स्पेस रिलेटेड जो भी टास्क होते हैं वहां पे रोबोट हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है आपका अंडर वाटर रोबोटिक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि जो भी सी एक्सप्लोरेशन का काम होता है रोबोट बहुत आसानी से कर सकता है। तो अंडर वाटर रोबोटिक्स उस काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए एक तरीके से बहुत डिफिकल्ट होता है। स्पेस रोबोट हो गए, अंडर वाटर रोबोट हो गए। अब न्यूक्लियर साइंस में भी रोबोट के एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं। न्यूक्लियर साइंस में भी साइंस से रिलेटेड या न्यूक्लियस से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं उसको इजी वे में परफॉर्म करने का काम रोबोट आसानी से कर सकता है। बायोमेडिकल इंडस्ट्री में, बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स में रोबोट के एप्लीकेशन देखने के लिए मिलते हैं। इसलिए इस एरिया में भी रोबोट हेल्पफुल है। ये एरिया भी रोबोट इंट्रोड्यूस है रोबोट इसमें भी। तो ये जितने भी आपके एरिया ऑफ रोबोट है जहां पे आपको रोबोट के एप्लीकेशंस देखने को मेजर पैरामीटर पे मिलते हैं, चाहे वो मेडिकल साइंस की फील्ड हो, चाहे वो न्यूक्लियर साइंस की फील्ड हो, चाहे वो इंडस्ट्री की फील्ड हो, चाहे वो अंडर वाटर फील्ड हो, चाहे वो स्पेस की फील्ड हो, चाहे वो होम अप्लायंसेज हो, चाहे वो किसी भी तरीके की इंडस्ट्री का फील्ड हो, आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा भी आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए इंडस्ट्रियल रोबोट्स हो गए या आपके होम रोबोट्स हो गए होम एप्लीकेशंस के लिए। तो दीज आर द बेसिक एरिया ऑफ रोबोटिक्स। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू क्लास।
Learning channel.